Morning, sir. गुड मॉर्निंग। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने अभी गूगल क्लासरूम पे आप लोगों को क्लास टेस्ट सबमिट किया हुआ है। क्लास टेस्ट के लिए आप लोग को दिया हुआ है, ठीक है, असाइन किया हुआ है, उसको आप लोग कर लीजिए। मैं यहाँ पर भी लिंक वो शेयर कर दे रहा हूँ, उधर भी आप कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि 4 क्लास टेस्ट आप लोग के होने थे, एक रह गया था, वो होना है। और अभी आप लोग के 3 और सरप्राइज टेस्ट भी होने हैं, 15 टोटल होने हैं। अभी में हम लोग के पास केवल मेरे ख्याल से एक ही हफ्ते का टाइम है, तो मुझे वो कल वापस फिर से सरप्राइज लेना पड़ेगा, उसका नेक्स्ट वीक में दो और सरप्राइज। ठीक है, तो जो गूगल क्लासरूम पर जाइए, वो बेटर होगा, उधर से आप सबमिट कर दीजिए। और जल्दी करिएगा 5 मिनट में, क्योंकि उसके बाद हम लोग वो क्वेश्चंस को डिस्कस भी करेंगे क्लास में। ठीक है, ज्यादा नहीं, 2 ही क्वेश्चन है।
Excuse me, sir. हेलो हाँ, बताओ क्या प्रॉब्लम? सर, सेकंड क्वेश्चन क्या है? उसमें क्वेश्चन तो शो हो नहीं रहा, कैप्शन लेस इमेज लिख के आ रहा है बस। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। तो आप तो क्वेश्चन दिखा दीजिए ये देखो, स्क्रीन ये पे। क्वेश्चन देखो, अभी दिख रहा है स्क्रीन पर? हाँ सर। यही है। ऑप्शंस तो दिख रहे होंगे मेरे ख्याल से। ये इमेज है जो ऑप्शन मैंने क्वेश्चन में दिया हुआ है, इमेज है, इस वजह से शायद शायद कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो। चलिए अभी बस केवल 5 मिनट में इसको सबमिट करिए।
Sir, can you please send the link again? ओके। वैसे गूगल क्लासरूम पर भी भेज दिया है, ठीक है, उधर से भी कर सकते थे। अच्छा, किसी को आइडिया है आप लोग के जो फाइनल एग्जाम्स होंगे, मतलब ये एंड की बात नहीं कर रहा हूँ, जो फाइनल एग्जाम्स होंगे वो किस तरह से होंगे? मतलब ऑनलाइन होंगे या फिर ऑब्जेक्टिव या फिर ऑफलाइन, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उस तरह होंगे? कुछ आइडिया है? सब्जेक्टिव होंगे सर, अच्छा सब्जेक्टिव। अच्छा, सर ऑब्जेक्टिव होंगे, ऑफलाइन होंगे, लेकिन कंफर्म? ऑफलाइन ही। हाँ, नहीं बता रही थी मैम। अच्छा, कि रिटर्न ही ऑब्जेक्टिव होगा, होगा। मतलब जैसे डिस्क्रिप्टिव। नहीं हाँ, नहीं, रिटर्न से मतलब नहीं, देखो वो ऑफलाइन से मतलब नहीं है, मतलब क्वेश्चंस कैसे होंगे? एमसीक्यू क्वेश्चंस ही होंगे, यही सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही होंगे, ये कंफर्म है। अभी तो कहा जा रहा है एमसीक्यू, लेकिन श्रद्धा मैम बोल रही थी कि होंगे वैसे ही थ्योरी वाइज। थ्योरी मतलब जैसे होते हैं जो ट्रेडिशनल तरीका है हाँ, जो वैसे ही होंगे। वैसे होते हैं, तब तो यार फिर तो मेरे ख्याल से यहाँ भी कॉलेज में भी ऐसे ही होने चाहिए। कॉलेज में तो सर ये एमसीक्यू ही हाँ, होंगे वो जो एमसीक्यू भी। हो रहे हैं, वो मुझे पता है, लेकिन मतलब उससे पहले जो फाइनल एग्जाम आप लोग के होने, उससे पहले प्री एंड इस तरह से हो जाए तो वो बेटर होगा, मुझे ऐसा लगता है। नहीं सर, वो भी होंगे, वो एमसीक्यू ही होंगे प्री एंड, वो तो कंफर्म है। हाँ, वो कंफर्म है, वो मुझे भी कंफर्म है, ये मैं बोल रहा हूँ कि अगर उस तरह से हो तो बेटर हाँ हाँ होगा, ये मैं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, वो सर कॉलेज वाले नहीं खोल रहे ना, कॉलेज हाँ, खोल देते तो हो जाते। देखो अभी क्या है ना, जैसे कि आप लोग के जो यूनिवर्सिटी एग्जाम अगर उस तरह से हो रहे हैं, तो फिर उसकी प्रिपरेशन के लिए जरूरी ऐसा है कि वैसा ही पेपर उसी तरह आपका कॉलेज में भी हो। ठीक है, अभी हाँ क्या कर सकते हैं, लेकिन ये चीज होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग के यूनिवर्सिटी एग्जाम अगर वैसे हो रहा है तो, क्योंकि वो अलग तरह से प्रिपरेशन फिर होती है। ठीक है, एमसीक्यू की तरह के लिए आप लोग को अलग तरह से प्रिपेयर होना पड़ेगा, वो फिर थोड़ा सा नॉलेज आपको ज्यादा चाहिए होगा, और थोड़ा आप न्यूमेरिकल की तरफ उतना नहीं फोकस करोगे जितना सब्जेक्टिव में करते हैं। ठीक है, उतना न्यूमेरिकल की तरफ फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर क्या है, वहाँ पे एमसीक्यू में मतलब आपको पूरा डेप्थ में नॉलेज चाहिए, लेकिन न्यूमेरिकल तो वहाँ ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ सकता। एमसीक्यू में कितना पूछ सकते हैं, जैसे मैंने दिया, इससे ज्यादा कुछ क्या पूछेंगे, ये भी मैंने बहुत ज्यादा दे दिया। ठीक है, इतना भी नहीं पूछेंगे मेरे ख्याल से एमसीक्यू में। वो चीज मैं बात कर रहा था, फिर तैयारी कैसे की जाए। क्योंकि शायद मुझे लगता है गवर्नमेंट ने तो बोल दिया है कि नहीं, ऑल एमसी मतलब ऑनलाइन एग्जाम्स तो नहीं होने, ये तो बोल दिया है। अभी जो एग्जाम्स होंगे वो ऑफलाइन ही होंगे, और वो कैसे होंगे वो पता नहीं। चलिए अभी मैं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है, सभी का हो गया ना, कोई बचा तो नहीं है? ठीक है, मैं क्लोज कर रहा हूँ। अभी इसको देख लेते हैं क्वेश्चंस को। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, यहाँ पर देखिए दिया गया है, रेसिडेंशियल हाउस इन मद्रास लेट आउट फॉर द रेसिडेंस थ्रू आउट द ईयर, नेट मेंटेनेबल रेंट कितना है
यहाँ पे इन्होंने नेट NMR इन्होंने दे दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका है 20,000 रुपीज पर एनम, 20,000 रुपए। और जो मार्केट वैल्यू है, हाँ बताओ, किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, नहीं है, ओके। मार्केट वैल्यू जो हाउस प्रॉपर्टी की है वो है 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपीज। कंप्यूट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेसिडेंशियल हाउस अंडर वेल टैक्स। तो ये क्या होगा, यहाँ पर कितना टैक्सेबल होगा या नहीं टैक्सेबल होगा? 20,000 रुपीज टैक्सेबल, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी 3 लाख रुपीज टैक्सेबल, या फिर नॉट टैक्सेबल, नन ऑफ दिस। कौन सा आंसर सही है? बताओ कोई। अभी तो आप लोग ने आंसर किया होगा, बताइए। मे बी डी। ओके, राज, राज डी यानी नन ऑफ दिस। अच्छा, फिर क्या आंसर होगा राज, बता दो तुम, अगर नन ऑफ दिस है तो। राज बताओ फिर आंसर क्या होगा, अगर मे डी है यानी नन ऑफ दीज, यानी कुछ भी टैक्सेबल है, मतलब यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपको ऐसा नहीं दिख रहा है जो कि सही है, फिर आंसर क्या होगा इस चीज का, कितना अमाउंट टैक्सेबल? कोई रिस्पॉन्स नहीं, गुड, ये बढ़िया है। चलो देखते हैं फिर। अरे यार, मैंने बताया है कि जो है अगर आप रेंट पर दे रहे हैं, लेट आउट है प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी, और वहां पे 300 और मोर डेज, 300 दिन या उससे ज्यादा टाइम पीरियड के लिए वो लेट आउट है प्रॉपर्टी, तो वो आप उसको असेट में इंक्लूड नहीं करते हो, ठीक है। तो यहाँ हम लोग वेल्थ टैक्स की बात कर रहे हैं केवल, ठीक है। यहाँ पे क्या, कंप्यूट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेसिडेंशियल हाउस अंडर वेल्थ टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन में ही दिया गया है, लेट आउट फॉर रेसिडेंस थ्रू आउट द ईयर, यानी 365 डेज के लिए वो रेंट पर उन्होंने रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये असेट आप इंक्लूड नहीं करोगे वेल्थ में, यानी कि नॉट टैक्सेबल, ऑप्शन सी। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, जॉली हैज द फॉलोइंग असेट एंड लाइबिलिटीज ऑन द वैल्यूएशन डेट। रेसिडेंशियल हाउस 60 लाख, बिल्कुल भी टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। रेसिडेंशियल हाउस है, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हो, तो बिल्कुल भी टैक्सेबल नहीं है। ए फार्म हाउस 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम लोकल लिमिट ऑफ कैलकाटा, कोलकाता, जो अभी नाम जिसका कोलकाता है, ठीक है। वो फार्म हाउस जो 15 किलोमीटर अवे है लोकल लिमिट, यानी कि वो टैक्सेबल होगा। क्यों? क्योंकि भाई जो रेंज है वो 25 किलोमीटर की रेंज है, यानी कि 25 किलोमीटर की रेंज में अगर कोई फार्म हाउस है किसी भी म्यूनिसिपैलिटीज के के रेंज में, कोई भी म्यूनिसिपैलिटी या लोकल कोई लिमिट है, वहां पर 25 किलोमीटर की रेंज में अगर कोई फार्म हाउस है, ठीक है, तो वो आपके नेट वेल्थ में इंक्लूड किया जाएगा, वो टैक्सेबल होगा। 25 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस है तो उस केस में वो नहीं टैक्सेबल होगा, ये चीज याद कर लो, ठीक है। फार्म हाउस के केस में 25 किलोमीटर, और अगर कोई लैंड है तो उसके केस में 8 किलोमीटर, ठीक है। यही दो चीजें हैं ऐसी जहां पर आप किलोमीटर्स को देखते हो कितनी दूरी है कोई भी म्यूनिसिपैलिटी से, ठीक है। 25 किलोमीटर फार्म हाउस, 8 किलोमीटर लैंड, ठीक है। अगर उतना डिस्टेंस में ही है वो फार्म हाउस या फिर वो लैंड, तो वो टैक्सेबल होगा। अगर उस डिस्टेंस से ज्यादा है, वो ज्यादा दूरी है, तो इस केस में वो टैक्सेबल नहीं है। तो यहाँ पर 15 किलोमीटर है रेंज, तो इसका मतलब ये 30 लाख टैक्सेबल होगा। इसके बाद कार फॉर पर्सनल यूज, बिल्कुल आपका ये टैक्सेबल होगा, आप पर्सनल यूज के लिए पर्सनल यूज कर रहे हो उसको, कार जो है, तो उसके लिए बिल्कुल वो टैक्सेबल होगा, पूरा टैक्सेबल होगा। ज्वेलरी टैक्सेबल, एयरक्राफ्ट फॉर पर्सनल यूज टैक्सेबल। अगर यही बिजनेस यूज के लिए कर रहे होते कार या एयरक्राफ्ट,
बिजनेस पर्पस के लिए तो वो नहीं टैक्सेबल होता, या हम स्टॉक इन ट्रेड में यूज कर रहे होते तो वो नहीं टैक्सेबल होता। ठीक है। अर्बन लैंड कंस्ट्रक्शन नॉट परमिटेड, जैसे मैंने पहले बताया, अगर कंस्ट्रक्शन कोई भी अर्बन लैंड है या कोई भी लैंड है जहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं परमिटेड है, परमिशन नहीं मिली है, तो उस केस में आप उस लैंड को भी इंक्लूड नहीं करते हो, परमिशन मिलना जरूरी है। ठीक है, तो नॉट परमिटेड अंडर लॉ, इसलिए वो टैक्सेबल नहीं होगा। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना टैक्सेबल होता है? 50,000 से जो भी ज्यादा अमाउंट है, यानी कि यहाँ पर 11 लाख रुपए कैश इन हैंड है, तो यानी कि कितना टैक्सेबल होगा? 10.5। ठीक है, 10.5 लाख वो आपका टैक्सेबल अमाउंट होगा। उसके बाद लोन टेकन परचेज ऑफ एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट आप बिल्कुल टैक्सेबल है, बिल्कुल आप उसको इंक्लूड कर रहे हो, तो इसलिए जो भी उसके ऊपर आपने लोन लिया है उसका आपको डिडक्शन भी मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको ऐड क्या करना है? 30 आपका फार्म हाउस का हो गया, कार फॉर पर्सनल यूज 16 ऐड करना है, उसके बाद ज्वेलरी 24 ऐड करना है, एयरक्राफ्ट 180 ऐड करना है, अर्बन लैंड आपको नहीं ऐड करना है 40 लाख, कैश इन हैंड 10.5 और लोन टेकन जो 80 लाख है वो आपको माइनस करना है, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि 180.5। ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। ओके फाइन। रेजिडेंशियल हाउस वाला एक बार फिर से पढ़ा दीजिएगा, तो उसकी वजह से नहीं हो पाया। ओके, रेजिडेंशियल हाउस जैसे मैंने बताया हुआ है कि जो कोई रेजिडेंशियल मतलब रेजिडेंशियल पर्पस के लिए अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी को अगर यूज कर रहे हैं, तो उस केस में आप एक हाउस प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट है। ठीक है, ठीक है। अगर सपोज मेरे पास दो हाउसेज हैं, 2 हाउसेज है, ठीक है, मेरे पास दो हाउसेज हैं, तो अभी क्या है, मैं एक को रेसिडेंशियल, ये दोनों को मैं रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ टाइम इधर रहता हूँ, कुछ टाइम उधर रहता हूँ, इस तरह सा कुछ है। ठीक है, तो अभी अगर दो हैं तो एक को वो एक हाउस प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट होगा और दूसरे के लिए मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज है, अगर सपोज एक की मेरे पास ओनरशिप है तो वो एग्जेम्प्ट है। तो यहाँ पर ये मानते हैं एक हाउस प्रॉपर्टी है जो वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं और वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है। बस यही रोल है इसमें। ठीक है, चलिए फिर वो थोड़ा सा वैल्यूएशन देख लेते हैं, जो वैल्यूएशन ऑफ असेट। अच्छा, एक नोट्स और मैं मुझे मिला हुआ है, वो मतलब उसमें प्रॉपर तरीके से सारा कुछ वेल टैक्स के बारे में, जैसे मैंने पहले बताया था, वेल टैक्स में प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये एक्ट अभी अप्लीकेबल ही नहीं है, इस वजह से आप लोगों को कुछ कंटेंट मिल नहीं पा रहा होगा, कोई कुछ मटेरियल नहीं मिल पा रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए, मुझे एक मटेरियल ये मिला हुआ है, ये थोड़ा सा पुराना है, 2014-15 का है, तो उसके बाद तो वेल टैक्स खत्म ही हो गया। तो इसमें मतलब जो भी वेल टैक्स की जो लेटेस्ट जो भी प्रोविजंस थे, मतलब उस समय, मतलब उसके बाद जो कोई चेंजेस नहीं हुए, तो वो सारा कुछ इस मटेरियल में है। यहाँ पर सब कुछ दिया गया है, तो ये मैं अभी आज ही शेयर कर दूंगा, इसको जरूर आप लोग देख लीजिएगा। ये पीडीएफ जो है, इसमें 824 पेजेस है, मगर वो आपको कुछ भी नहीं देखना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कुछ दूसरे टॉपिक नहीं देखना है, क्योंकि वो पुराने हैं। ठीक है, अगर इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, वो सारी चीजें इस पीडीएफ में है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, ये जो पीडीएफ है 15-16 का है, 14-15 का है, तो उस समय के प्रोविजंस हैं। ठीक है, वेल टैक्स तो चल जाएगा, क्योंकि वो एक्ट उसके बाद बंद हो गया, उसमें कुछ चेंजेस होने के क्या, वो तो बंद ही हो गया, खत्म ही हो गया। तो वो सारी वेल टैक्स की जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो रिलेवेंट है, बाकी सारी चीजें मत देखना। ठीक है, तो इसमें सब कुछ है। जैसे कि आपका किसके लिए एप्लीकेबल है वेल टैक्स, एचयूएफ के केस में, या कैसे किसको कितना टैक्स पे करना है, कौन किसके लिए एप्लीकेबल है, चार्जेबिलिटी, डेफिनेशंस। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, इंडिविजुअल, एचयूएफ और कंपनी, ये तीन ही हैं जिनको टैक्स पे करना होता है। वैल्यूएशन डेट, नेट वेल्थ, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, असेट, हाउस। ठीक है, सब कुछ है, इसको एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, और यहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम होती है फिर वो आप लोग उनसे पूछ सकते हो, इसमें सब कुछ दिया गया है, सारा कुछ जो मैंने बताया है। जैसे कि आप असेट हेल्ड बाय माइनर चाइल्ड,
asset transferred to a person, association of persons, asset transferred under revocable transfers, ये भी और बताया हुआ है। ठीक है, sons wife, asset transfer to a benefit of sons wife, सारा कुछ हो गया होगा। एग्जेम्प्ट कौन कौन सी एसेट एग्जेम्प्टेड है वो बताया गया यहाँ पर, और मेरे ख्याल से कुछ इसमें क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, इसको देख लेना, कर लेना। लोकेशन ऑफ असेट, ठीक है, जो मैं अभी बता रहा था कि जो रेंज में किस रेंज में होने चाहिए वो सारी चीजें। डेट एग्जाम्पशंस, वैल्यूएशन ऑफ असेट, ठीक है, जो अभी मैंने लास्ट क्लास में बताया था कैसे वैल्यूएट करना है आपको असेट को, वो दिया गया, अभी मैं फिर से बता दूंगा वो चीज। तो सब कुछ डिटेल में याद दिया गया है यहाँ पे। अगर इतना पढ़ लिया वेल टैक्स के बारे में, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतने में सारी चीजें हो जाएंगी। और सबसे अच्छी चीज क्या है इसमें, जो भी चीजें हैं वो मतलब वेल टैक्स के अकॉर्डिंग सबसे लेटेस्ट है, इसके बाद कुछ नहीं आया वेल टैक्स में। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स भी दी गई हैं, इसको सॉल्व करना होगा, मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन अभी मैंने दिया हुआ था, ये क्वेश्चन अभी इसी से, यहाँ पे ये वही चीजें यहाँ पे, जैसे मैंने बताया था रेसिडेंशियल हाउस एग्जेम्प्ट है, फार्म हाउस के लिए 30 लाख, ये सारी चीजें टैक्सेबल है। ठीक है, आंसर आपका 180.5 है। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इसमें छूटी हुई है, मतलब सब कुछ इसमें है। वेल टैक्स के बारे में कितना लाइबिलिटी कितनी बन रही है, टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स रेट क्या है, रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, मतलब थ्योरी से लेकर न्यूमेरिकल सब कुछ है इस वीडियो में। कुछ ज्यादा ही है, शुरुआत वाली चीजें आप देख लेना, बाकी इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अपना सिलेबस देखना, उसमें जो जो पॉइंट हो वो चीजें केवल पढ़ लेना, क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा ही ले दिया गया है, बाद वाली चीजें इतना ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं इसमें। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है। तो हम लोग वैल्यूएशन देख लेते हैं, वैल्यूएशन एक बार फिर से देख लेते हैं, उसके बाद जो प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स होंगे उसको करने की कोशिश करें। उसके बाद जो आप लोगों ने बोला है कि भाई एमसीक्यू, ठीक है, मैं एक बार ये वेल टैक्स खत्म हो जाए उसके बाद ज्यादा टाइम तो नहीं बचा, लेकिन इतना टाइम मिल जाएगा कि हम लोग कुछ एमसीक्यूज भी जो भी हम लोग ने क्विज में जो किया हुआ है उसको एक बार फिर से हम लोग देख लें। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ असेट्स, valuation of asset is important as wealth tax is charged on the value of net wealth as it exists on the valuation date. ठीक है, section and schedule third contain necessary provisions for valuation of asset. These are discussed in the following section. अभी ये प्रॉब्लम इस जो ये मटेरियल है, ये आपका जो दिख रहा है आपको, ये इसमें प्रॉब्लम ये है, ये जो मटेरियल है ये 2005-6 का मुझे लगता है ऐसा है, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन जो अभी मैंने मटेरियल दिखाया वो एकदम मतलब लेटेस्ट है, उसके बाद कुछ ऐसा कुछ चेंजेस नहीं हुए वेल टैक्स में। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा आसान है, क्योंकि ये यहाँ पे स्टैंडर्ड बीकॉम लेवल का है, तो इतना ज्यादा हाई नहीं है स्टैंडर्ड, तो इस वजह से ये समझने के लिए थोड़ा सा आसान होगा बस आप लोग के लिए। वो जो मटेरियल है वो सीए के लिए, सीए प्रिपरेशन के लिए है, तो वहां पे थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई है, इस वजह से वो प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा समझने में। ठीक है। तो जैसे मैंने बताया पहले ही बात, वैल्यूएशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, कैसे वैल्यूएट करते हैं हाउस प्रॉपर्टी को, तो यहाँ पे दो चीजें हैं, हाउस फॉर ओन रेसिडेंस
मतलब आप अपने रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो हाउस प्रॉपर्टी की, या फिर हाउस नॉट फॉर पर्सनल रेसिडेंस, यानी लेट आउट है या दूसरी चीजें लेट आउट है, या 300 डेज के से कम टाइम पीरियड के लिए लेट आउट है, ठीक है, जब आप उसको एसेट में इंक्लूड कर सकते हो, वैसा कुछ है, वैकेंट है, जो भी चीजें हैं, ठीक है। अगर 300 से ज्यादा टाइम के लिए लेट आउट है तो वो आप इंक्लूड करोगे ही नहीं, ठीक है, वो चीज कंफर्म है। तो यहाँ पर देखिए दो चीजें हैं, उसके बाद निकल के आ रहा है कि भाई वो आपने कब उसको परचेज किया, वो या उसका हाउस प्रॉपर्टी का उसका कंस्ट्रक्शन कब हुआ। इफ हाउस इज परचेज्ड और कंस्ट्रक्टेड बिफोर 1 अप्रैल 1971, 1 अप्रैल 1971 के अगर पहले परचेज या कंस्ट्रक्शन किया गया है तो उस केस में वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 1971, जो भी वैल्यू 31 मार्च 1971 को है वही वैल्यू आप वही वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू होगी, उसी पर आपको टैक्स पे करना है, ठीक है। If house is purchased or constructed after 31st March 1971, ठीक है, अगर वो जो भी हाउस प्रॉपर्टी उसको परचेज या कंस्ट्रक्शन उसका 1971 31 मार्च के बाद हुआ है, तो उस कंडीशन में रूल 3, ठीक है, रूल 3 क्या होता है अभी मैं बता दूंगा। रूल 3 के अकॉर्डिंग आपको उसका वैल्यूएशन करना है, ठीक है। जो भी फर्स्ट वैल्यूएशन है, जो जो पहली बार जो वैल्यूएशन करेंगे वही वैल्यू हमेशा चलेगी, ठीक है, जो फर्स्ट वैल्यूएशन, और उसके लिए क्या रूल 3 आपको अप्लाई करना है, ओके। उसके बाद अगर पर्सनल यूज के लिए नहीं, आप पर्सनल जो कोई हाउस प्रॉपर्टी है नॉट फॉर पर्सनल रेसिडेंस, मतलब आप रेसिडेंस पर्पस के लिए नहीं यूज कर रहा है, वैकेंट है या जो भी चीजें है, ठीक है, तो उस केस में इफ हाउस इज परचेज कंस्ट्रक्टेड बिफोर 1974 1 अप्रैल 1974, ठीक है, तो उस केस में वैल्यू अंडर द रूल 3 विल बी इंक्लूडेड इन द नेट वेल्थ। तो यहाँ पर भी वही चीज है सेम, रूल 3 के अकॉर्डिंग आपको वैल्यूएट करना है हाउस प्रॉपर्टी को, ठीक है। इफ हाउस इज कंस्ट्रक्टेड और परचेज्ड आफ्टर 1 अप्रैल 1974, ठीक है, यहाँ पर देखिए 1974 है और इधर जो है ओन रेसिडेंस के केस में 1971 है, ठीक है। तो इफ हाउस इज कंस्ट्रक्टेड और परचेज्ड आफ्टर 1 अप्रैल 1974, उस केस में वैल्यू अंडर द रूल 3, जो भी रूल 3 के अकॉर्डिंग आप वैल्यूएट करेंगे वो, और कॉस्ट ऑफ हाउस विच एवर इज मोर, जो भी ज्यादा अमाउंट होगा वही अमाउंट टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर निकल के आ रहा है कि हमें पहले रूल 3 जानना है कि भाई रूल 3 के अकॉर्डिंग कैसे आपको हाउस प्रॉपर्टी को वैल्यूएट करना है, ठीक है। उसके बाद तो फिर आसान हो जाएगा काम, उसके बाद कुछ नहीं है। तो रूल 3 देखते हैं, वैल्यूएशन ऑफ हाउस एज पर रूल 3, वैल्यूएशन ऑफ लेट आउट बिल्डिंग एक्सेप्ट हाउस फॉर सेल्फ रेसिडेंस, ऑल अदर हाउसेस विल बी वैल्यूड इन द फॉलोइंग वेज अंडर द रूल 3। अभी रूल 3 में देखते हैं, सबसे पहले स्टेप 1, यहाँ पर क्या है, स्टेप 1 में ग्रॉस मेंटेनेबल रेंट आपको पता करना है। तो उसके लिए क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म द फॉलोइंग विच एवर इज मोर विल बी जीएमआर, यानी ग्रॉस मेंटेनेबल रेंट। कौन कौन से अमाउंट देखना है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, अभी हम लोग लेट आउट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, जो भी रेंट रिसीव हो रहा है वो ऑन एनुअल बेसिस, और एनुअल रेंट डिसाइडेड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दोनों में जो भी ज्यादा अमाउंट होगा, ठीक है, वो आपका जीएमआर है, यानी कि ग्रॉस मेंटेनेबल रेंट, ठीक है। अभी देखते हैं एक्चुअल जो रेंट रिसीव्ड है वहां पर कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको इंक्लूड करनी है, ठीक है। स्टेप 1 में ही है अभी, स्टेप 1 का ए पार्ट, यानी कि जो रेंट रिसीव्ड वाला पार्ट, उसमें कौन कौन सा अमाउंट, कौन कौन सी चीजें ऐड करनी है, रिसीव्ड और रिसीवेबल रेंट, ठीक है। सबसे पहले रिसीव्ड रेंट, जो भी रेंट रिसीव किया ऑन द बेसिस ऑफ 12 मंथ, ठीक है, ये जाएगा, प्लस पेमेंट ऑफ लोकल टैक्सेस पेड बाय टेनेंट, जो भी टेनेंट है, ठीक है, उसने अगर पे किया हुआ है कोई भी लोकल टैक्सेस वगैरह, तो वो आपको ऐड करना है। हम ये मान के चल रहे हैं लेट आउट बिल्डिंग है और वो हाउस प्रॉपर्टी 300 डेज से कम टाइम के लिए लेट आउट रही, ठीक है। अगर 300 हो जाती तब तो वो टैक्सेबल ही नहीं होता ना। तो वो अगर टेनेंट 300 दिन से कम टाइम पीरियड के लिए रहा है और उसने कोई लोकल टैक्सेस वगैरह पे किए हुए, तो वो भी आपको इधर इंक्लूड करना पड़ेगा। उसके बाद 1/9 ऑफ द एनुअल रेंट इन केस टेनेंट हैज बोर्न द एक्सपेंस ऑफ रिपेयर,
ठीक है। अगर वो टेनेंट ने कुछ भी रिपेयर वगैरह करा रखा है, रिपेयरिंग का काम करा रखा है, तो उस केस में जो भी एनुअल रेंट है उसका 1/9 भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और क्या ऐड करना है, इन केस एडवांस फॉर मोर देन 3 months रेंट हैज बीन रिसीव्ड द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% ऑन इट। ठीक है, अगर कुछ एडवांस रेंट जो भी असेसी है उसको मिल रहा है, 3 months या इससे ज्यादा का रेंट उसको एडवांस मिल रहा है, तो उस केस में 15% आपको इंटरेस्ट उस जो भी 15 उस अमाउंट का 15% होगा, उसको एज ए इंटरेस्ट आपको इधर इंक्लूड करना पड़ेगा, मतलब और ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट, ऑन गिविंग द हाउस ऑन लीज, अगर लीज पर वो हाउस प्रॉपर्टी दिया गया है, वट एवर प्रीमियम और जो पगड़ी होती है हैज बीन रिसीव्ड इज डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन ऑफ लीज। ठीक है, अगर जो भी पगड़ी या प्रीमियम, जो भी पगड़ी वगैरह जो भी आपने रिसीव की है, एसएससी ने रिसीव की है, उसको उस टोटल ड्यूरेशन जो लीज का ड्यूरेशन है उससे आपको डिवाइड करना है, और जितना भी अमाउंट आता है उसको आपने और इंक्लूड करना है। जैसे सपोज कोई हाउस प्रॉपर्टी है, उसके लिए मैंने 10 लाख रुपए दिए पगड़ी, ठीक है, लीज पे लिया और 10 लाख रुपए पगड़ी दिया। अभी क्या, और वो जो लीज पीरियड है वो 10 साल है, तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 1 लाख रुपए मुझे यहाँ पर वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा हर साल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट और फैसिलिटी एज रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट। ठीक है, जो अगर कुछ भी इसके अलावा अगर कुछ भी फैसिलिटी या प्रॉफिट कुछ भी रिसीव हो रहा है टेनेंट से, तो वो भी अमाउंट आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। ये सारा अमाउंट इंक्लूड करने के बाद ये आपका आ जाएगा रिसीव्ड और रिसीवेबल रेंट। ठीक है, ये अमाउंट रिसीव्ड रेंट अमाउंट और एनुअल वैल्यूएशन जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो वैल्यूएशन अमाउंट है, वो दोनों में मुझे कंपेयर करना है। दोनों में जो ज्यादा अमाउंट होगा वो अमाउंट टैक्सेबल होगा। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कैंटोनमेंट बोर्ड फिक्सेस द एनुअल रेंटल वैल्यू ऑफ द हाउस फॉर प्रॉपर्टी टैक्स पर्पस। ठीक है, तो ये दोनों में से जो भी अमाउंट ज्यादा होगा वो आपका अमाउंट क्या होगा, जीएमआर यानी कि ग्रॉस मेंटेनेबल रेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो गया The स्टेप annual 1। sir, हाँ हाँ बताओ। तो बी पार्ट बता दीजिए, एनुअल वैल्यूएशन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो डिसाइड करता है उनका वैल्यूएशन जो भी है उस प्रॉपर्टी का। ठीक है, सपोज मैंने रिसीव्ड रेंट, मैंने सारा कैलकुलेशन करने के बाद जो रिसीव्ड रेंट निकल के आ रहा है वो प्रीवियस ईयर का, वो 5 लाख रुपए आ रहा है। ठीक है, 5 लाख रुपए रेंट आ गया। अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उसको वैल्यूएट किया उस प्रॉपर्टी को, और उन्होंने बोला कि जो है नहीं, ये रेंट जो है यहाँ का ये 6 लाख रुपए है, तो 6 लाख। ठीक है, एनुअल रेंट जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने डिसाइड किया, और मुझे जो रिसीव्ड है वो 5 लाख। ठीक है, दोनों अमाउंट में जो ज्यादा अमाउंट है यानी कि 6 लाख रुपए जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो वैल्यूएट किया है, ठीक है, वो अमाउंट ही जीएमआर यानी ग्रॉस मेंटेनेबल रेंट होगा। ठीक है, सर यहाँ पे द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट ऑफ फैसिलिटी एज रिसीव फ्रॉम, सर यहाँ पे प्रॉफिट क्या रिसीव कर सकते हैं? अरे कुछ भी उसके मोस्टली तो अलावा, रेंट ही रिसीव करते हैं। कुछ भी अगर उसके अलावा अगर कुछ भी टेनेंट से अगर कुछ भी रिसीव किया है, क्या बोल सकते हैं, सपोज कोई एक्स्ट्रा कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की, या कुछ फर्नीचर वगैरह प्रोवाइड किया अलग से हाउस प्रॉपर्टी के अलावा। ठीक है, उसके उसका अलग कुछ चार्जेस देने पड़े उसको। ठीक है, अलग से कुछ उसको पेमेंट करना पड़ा, ऐसा कुछ अलग कोई बेनिफिट अगर आप टेनेंट से ले रहे हो तो वो भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जीएमआर कैल अभी आपको पता चल गया स्टेप 1 में। ठीक है, ये दोनों अमाउंट में से जो भी ज्यादा होगा जीएमआर पर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको नेट मेंटेनेबल रेंट निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, लोकल टैक्सेस और 15% ऑफ ग्रॉस रेंट, मतलब जो जीएमआर 15% ऑफ जीएमआर